Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 30 of RBWM which is based on valuation of real property. चलिए दोस्तों, वैल्यूएशन को समझते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। तो वैल्यूएशन क्या होता है कि आप डिटरमाइन करते हैं कि किसी एसेट का वर्थ क्या है, किसी एसेट का, किसी प्रॉपर्टी का वर्थ क्या है। कैसे किया जाता है ये? तो इसमें कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है, जैसे फ्यूचर इनकम क्या है, एडवांटेज क्या है, यूटिलिटी क्या है, स्कार्सिटी है, डिमांड है, या एसेट ट्रांसफरेबल है या नहीं। दोस्तों, कॉस्ट एक्चुअल अमाउंट होता है जो कि उस एसेट को प्रोड्यूस करने में स्पेंड किया जाता है, और प्राइस जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं प्लस प्रॉफिट होते हैं प्रोड्यूसर का। तो ये होता है कॉस्ट, और कॉस्ट मतलब कि एसेट को प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा लगा, वो होता है कॉस्ट। और प्राइस क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ के आपका प्राइस आता है, ठीक है। तो दो चीज़ जोड़ेंगे आप, प्रोडक्शन कॉस्ट जितना है और जितना आपका प्रॉफिट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा प्राइस, ठीक है। लेकिन दोस्तों, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू अलग चीज़ है। वैल्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वैल्यू ना ही कॉस्ट के बराबर है, ठीक है, नॉट द सेम एज द कॉस्ट। प्राइस ना ही प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो वैल्यू ना कॉस्ट होता है ना प्राइस होता है। तो दोस्तों, वैल्यू जो है, वैल्यूएशन जो है एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है दोस्तों, जो कि प्रैक्टिस किया जाता है क्वालिफाइड इंजीनियर के द्वारा और आर्किटेक्ट के द्वारा, जिनको नॉलेज होता है किसी बिल्डिंग के कॉस्ट का, मार्केट कंडीशन का और इकोनॉमिक ट्रेंड का। लेकिन दोस्तों, ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है दो वैल्यूअर का, दो वैल्यूअर का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है किसी सेम प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि बहुत सारे वैल्यूअर जो है उनका डिफरेंट एजम्पशंस होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग डेटा सोर्स होते हैं, जिसके कारण से एस्टिमेटेड वैल्यूज़ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ में वेरिएशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यूअर कंसीडर कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा वैल्यूएबल क्योंकि इसका लोकेशन अच्छा है, और कोई दोस्तों किसको ज़्यादा फिजिकल कंडीशन पे जोर डाले। तो ये जो डिफरेंस है, इस कारण से सेम प्रॉपर्टी के वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, यही बताया गया है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते हैं वैल्यूअर को अंडर सेक्शन 34 AB ऑफ द वेल्थ टैक्स एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निकल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों, जो वैल्यूएशन होता है इसमें एक प्रोसेस होता है, राइट। वैल्यूएशन एक प्रोसेस है ये पता लगाने के लिए कि कोई एसेट कितना वर्दी है, कोई एसेट कितना वर्दी है, ये कैसे पता चलेगा? हमें वैल्यूएशन के माध्यम से पता चलेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वैल्यूएशन को कंडक्ट किया जाता है। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? जैसे डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, स्कार्सिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी है, यूटिलिटी क्या है, ये सभी फैक्टर डिसाइड करते हैं वैल्यूएशन को। तो एक वैल्यूअर जो होता है वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है, जिसको नॉलेज होता है बिल्डिंग कॉस्ट का, मार्केटिंग कंडीशन का, और वो इकोनॉमिक ट्रेंड को भी समझता है। इन सभी नॉलेज को यूज़ करता है फेयर मार्केट वैल्यू पे आने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है डिमांड का और वैल्यू का, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों डिमांड का और सप्लाई का, वो हमेशा इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है और ना ही ऑथेंटिक होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये दिस इज़ नॉट, जो भी डिमांड और सप्लाई का इन्फॉर्मेशन है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। मतलब कि वैल्यूअर का हो सकता है कि उनको अपने एक्सपीरियंस पे रिलाई करना पड़े, अपने जजमेंट पे रिलाई करना पड़े। वैल्यू तो फिक्स है नहीं, और वो टाइम के साथ चेंज होता है, क्योंकि डिमांड चेंज होगा, सप्लाई चेंज होगा, डिमांड सप्लाई कंडीशन चेंज होगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगा, और फिजिकली डिटेरेशन होगा तो वैल्यू भी चेंज होगा। तो यदि आपको प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर बनना है, तो किसी को यदि प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर बनना है तो कुछ वैल्यूअर इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में जो कि मेंबरशिप ग्रांट करती है वैल्यूअर को प्रैक्टिस करने का। जो मेंबरशिप होता है, फेलोशिप होता है ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का, ये रिक्वायर होती है बहुत सारे बैंकों के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जब भी किसी एसेट या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाते हैं लोन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो यही हमारा मेन पर्पज़ है कि लोन पर्पज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, अब जरा देखते हैं कि ये मेंबरशिप के रिगार्डिंग क्या क्या नियम है, उसे हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे दोस्तों। देखिए, लैंड का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे फैक्टर से। लैंड का क्या वैल्यू है, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे ज़मीन का जो वैल्यू है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन। जैसे मान लीजिए एक लैंड का प्लॉट है जो कि किसी सिटी सेंटर के प्राइम लोकेशन में सिचुएटेड है, ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, वो ज़्यादा कॉस्टली होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरा प्लॉट ऑफ लैंड जो कि आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है।
दोस्तों जो साइज है, जो शेप है, जो लैंड का लेवल है, ये भी उसके वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। कैसे? जैसे देखिए, एक मान लीजिए एक लंबा सा रेगुलर प्लॉट है रोड लेवल का, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा एज़ कम्पेयर टू कोई इरेगुलर शेप प्लॉट है किसी स्लोप में। ठीक है दोस्तों, जो लैंड का यूजेज है, क्या आप उसे कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे या आप उसे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ये भी इसके वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो कमर्शियल लैंड को ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल लैंड। सॉइल का क्वालिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सभी क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो कि लैंड के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए सॉइल पुअर क्वालिटी का होगा, जो फाउंडेशन वर्क रहेगा उसका कॉस्ट हाई होगा, जो कि लैंड के वैल्यू को घटा सकता है। उसी तरह दोस्तों यदि पानी का सप्लाई कम रहेगा तो लैंड के वैल्यू को घटाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर फ्रंटेज और डेप्थ होता है लैंड का, जो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड के वैल्यूशन में। जैसे स्ट्रीट फ्रंटेज जो रहेगा वो लैंड के वैल्यू में एडिशन करेगा, लेकिन दोस्तों यदि डिस्प्रपोर्शनेट डेप्थ रहेगा तो वो लैंड के वैल्यू घटा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट है, ज़मीन का एक प्लॉट है जो कि जिसके पास लंबा नैरो फ्रंटेज है, वो वैल्यूएबल होगा, और किसी दूसरे कोई दूसरा प्लॉट है जिसमें रेगुलर शेप फ्रंटेज है, उसके कंपैरिजन में जो नैरो फ्रंटेज है वो हमारा ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। अब दोस्तों लैंड वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो लैंड का वैल्यूएशन होता है उस पर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लैंड वैल्यूएशन। ओके, तो लैंड वैल्यूएशन को डिस्कशन करें, फिर मेथड्स को भी डिस्कशन करेंगे। पहले फैक्टर अभी हमने देखा दोस्तों, सॉइल क्वालिटी, लैंड यूजेज, लोकेशन, साइज, शेप, फ्रंटेज एंड डेप्थ इन्फ्लुएंस, ये सभी पॉइंट हमने देखा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी डेवलपमेंट पे रिस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये सभी लैंड के वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा FSI रहेगा तो आपको ज़्यादा हायर प्राइस देना पड़ेगा। अब ये FSI क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ दोस्तों। FSI मतलब होता है कि टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द साइज ऑफ प्लॉट इट इज़ बिल्ड ऑन। मतलब फ्लोर एरिया कितना है बिल्डिंग का और किस प्लॉट के साइज़ पे वो बिल्डिंग बिल्ड किया गया है। तो FSI यदि हायर है मतलब आपके पास ज़्यादा फ्लोर स्पेस है, उस सेम प्लॉट पे बिल्ड किया जा सकता है, जिस कारण से दोस्तों लैंड का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 प्लॉट है, ठीक है, जिसका एरिया सेम है और सेम एरिया में लोकेटेड भी है, लेकिन एक प्लॉट का FSI है 1.5। इसका मतलब कि बिल्डिंग का जो टोटल फ्रंट फ्लोर एरिया होगा वो उस प्लॉट के साइज़ का 1.5 गुना होगा, और जो दूसरा प्लॉट है उसका FSI है 1। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो दूसरा बिल्डिंग है उसका जो टोटल फ्लोर एरिया होगा वो प्लॉट के साइज़ का 1 गुना होगा, यानी बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि जिस प्लॉट का FSI 1.5 है उसका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बिल्टअप एरिया को एकोमोडेट कर सकता है। समझ में आया दोस्तों, ये FSI कैसे अफेक्ट करता है आपके लैंड के वैल्यूएशन को। ज़्यादा FSI होना ज़्यादा प्राइस को कमांड करता है। दोस्तों दूसरा इनकम्बरेंस ऑन द लैंड, ये भी जैसे मान लीजिए इलीजमेंट राइट, इसके वैल्यू को घटाता है एज़ कम्पेयर टू लैंड विदाउट इनकम्बरेंस। ईजमेंट राइट क्या होता है दोस्तों? एक लीगल राइट होता है जो कि एक पर्सन को अलाउ करता है कि किसी दूसरे के लैंड को यूज कर सके किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई लैंड का प्लॉट है, कोई प्लॉट है लैंड का, उसमें ईजमेंट राइट है। इसका मतलब कि लैंड के जो पार्ट है उसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, जिस कारण से लैंड का वैल्यू घट जाएगा। मान लीजिए कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसमें पब्लिक फुटपाथ है, उसके बीच से जा रहा है, तो फुटपाथ एक ईजमेंट राइट है और लैंड को आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो मतलब इसके कारण क्या होगा, लैंड का वैल्यू घट जाएगा ना। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लॉट है जहाँ पे ईजमेंट राइट है ही नहीं, तो उसे कंपेरिजन में इसका वैल्यू तो कम रहेगा। फिर दोस्तों वास्तुशास्त्र होते हैं, वास्तुशास्त्र बिलीव करते हैं वो हमारे लैंड वैल्यूएशन जो हमारे इंडिया में होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। कौन? वास्तुशास्त्र, राइट। वास्तुशास्त्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है, लैंड के वैल्यूएशन में। कैसे अफेक्ट करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वास्तुशास्त्र के अनुसार कि जो भी हमारे नॉर्थ में और ईस्ट फेसिंग प्लॉट होते हैं वो ऑस्पिशियस माने जाते हैं और उनका वैल्यूएशन हायर होता है। मतलब जो उत्तर दिशा में, जो हमारा ज़मीन उत्तर दिशा में है दोस्तों, और जो पूर्व दिशा में है, ठीक है, उत्तर और पूर्व दिशा की जो ज़मीन होते हैं उसे दोस्तों माना जाता है कि वो ज़्यादा ऑस्पिशियस है और उसे प्रीफर किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। अब देखिए इसके कारण से क्या होगा कि मान लीजिए 2 लैंड का प्लॉट है, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, इस सेम एरिया में लोकेटेड है। एक प्लॉट है जो कि नॉर्थ फेसेस है और दूसरा प्लॉट है जो कि साउथ फेसिंग है। तो नॉर्थ फेसिंग प्लॉट का ज़्यादा कमांड होगा और प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है।
ठीक है दोस्तों। तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा को ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा रिटर्न। देखिए रिटर्न फ्रंटेज, जैसे कॉर्नर प्लॉट है या तीन साइड ओपन प्लॉट है, ये भी प्रीमियम होता है सिंगल फ्रंटेज प्लॉट से। जैसे रिटर्न फ्रंटेज क्या होता है कि मतलब कि प्लॉट का फ्रंट, जैसे मान लीजिए एक लैंड का फ्रंट है, तो फ्रंट जो है एक से ज़्यादा रोड को मान लीजिए फेस कर रहा है, ठीक है। जो कॉर्नर प्लॉट होते हैं या जो 3 साइड ओपन प्लॉट होते हैं उनका रिटर्न फ्रंटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फ्रंटेज प्लॉट, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 लैंड के प्लॉट हैं, सेम एरिया में लोकेटेड हैं, लेकिन एक प्लॉट का जो है कॉर्नर प्लॉट है जिसमें 2 रोड का फ्रंटेज है और दूसरा जो है सिंगल फ्रंटेज है, ठीक है, केवल एक ही रोड का फ्रंटेज है। तो जो कॉर्नर प्लॉट होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा क्योंकि इसका रिटर्न फ्रंटेज ज़्यादा है। तो समझ में आ गया दोस्तों क्या क्या पॉइंट है, रिटर्न फ्रंटेज, वास्तुशास्त्र, इनकम्बरेंस ऑन लैंड, फिर FSI, ठीक है, ये सभी चीज़ मैंने आपको बताया, सारा पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लैंड का वैल्यूएशन कैसे किया जाए। तो दोस्तों लैंड का वैल्यूएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। तो 3 कॉमन मेथड है लैंड के वैल्यूएशन का, ठीक है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं लैंड के वैल्यूएशन का, उसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। देखिए लैंड का जो वैल्यूएशन होता है दोस्तों, उसके जो 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा सेल्स कंपैरिजन मेथड। इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड होता है सेल्स कंपैरिजन मेथड, ठीक है, सेल्स कंपैरिजन मेथड दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिसेंट सेल परचेज हुआ है उस सिमिलर लैंड का उस एरिया में, उससे पता करते हैं कि इस लैंड का क्या वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता करना है कि किसी रेजिडेंशियल प्लॉट का वैल्यू कितना है आपके नेबरहुड में, तो आप देखेंगे कि अभी जो रिसेंटली जो सेल हुआ है ऐसी प्लॉट का इस एरिया में, तो इसे यूज़ किया जाएगा सेलिंग प्राइस का बेंचमार्क की तरह यूज़ किया जाएगा अपने वैल्यूएशन के लिए। दूसरा तरीका है दोस्तों इनकम मेथड, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इनकम मेथड, ठीक है। फिर दूसरा तरीका है दोस्तों कॉस्ट मेथड, ठीक है। एक तो मैंने आपको सेल्स कंपैरिजन बताया, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट शायद यहाँ पे मैं आपको रेंट कैपिटलाइजेशन को भी बता देता हूँ, ठीक है। रेंट कैपिटलाइजेशन भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड क्या करता है, क्योंकि दोस्तों ये तो ठीक है सेल्स मेथड तो आपने देखा, फिर ये रेंट कैपिटलाइजेशन, फिर ये जो बेल्टिंग मेथड है ये क्या कहता है, कैसे लैंड का वैल्यूएशन होता है, इन सभी को भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप इन सभी चीज़ों को जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस है वहाँ भी यूज कर सकते हैं इन सभी नॉलेज को। चलिए तो ज़रा देखते हैं कि रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा यहाँ पे दोस्तों आपको सेल्स कंपैरिजन मेथड के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सेल्स कंपैरिजन मेथड में तो मैंने बता ही दिया, ये मैंने आपको बता दिया ना सेल्स कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनकम अप्रोच में देखिए क्या होता है। इनकम अप्रोच में क्या होता है कि आप किसी लैंड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन इट्स इनकम जनरेटिंग अप्रोच, ठीक है। तो आप इनकम अप्रोच में क्या करते हैं कि आप किसी लैंड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि इनकम जनरेटिंग पोटेंशियल कितना है इसके पास। जैसे मान लीजिए कि आपको कमर्शियल चाहिए प्लॉट ऑफ लैंड, तो आप उसके वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना रेंटल इनकम ये जनरेट करेगा। तो इनकम अप्रोच को यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी को वैल्यूएशन करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट अप्रोच। ये मेथड आपको लैंड के वैल्यू को बताता है कि यदि आप उसको सिमिलर प्रॉपर्टी से रिप्लेस करेंगे तो कितना कॉस्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एम्प्टी लैंड का प्लॉट है, ठीक है, एम्प्टी है मतलब खाली है, और आप जो है इसके वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं कि कैसे एस्टिमेट करेंगे कि ऐसा सिमिलर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का कितना कॉस्ट लगेगा सेम प्लॉट पे, ठीक है। तो देखेंगे क्या इस मान लीजिए कि ऐसा सिमिलर बिल्डिंग हमें कंस्ट्रक्ट करना है सेम प्लॉट पे, तो उसका कितना हमें कॉस्ट लगेगा। तो ये जो अप्रोच होता है दोस्तों, इससे हम लोग नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या जो प्रॉपर्टी या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो ये होता है हमारा कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कंपैरिजन, सेल्स कंपैरिजन, इनकम अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। सेल्स कंपैरिजन जैसा ऐसा हो गया कि आप शॉपिंग को कंपेयर कर रहे हैं। जब आप मान लीजिए कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप देखते हैं ना कि ऐसा सिमिलर आइटम कितने पैसे में बेचा गया है और उससे आप पता लगा सकते हैं कितना पैसा देना चाहिए। उसी तरह दोस्तों लैंड वैल्यूएशन के लिए सेल्स कंपैरिजन में क्या करते हैं कि देखते हैं कि ऐसे प्रॉपर्टी को बगल वाले एरिया में कितने में बेचा गया था और उस जानकारी को यूज़ करते हैं अपने प्रॉपर्टी को बेचने में। दोस्तों फिर मैंने बताया इनकम अप्रोच, उसमें देखते हैं कि लैंड से कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर में, जैसे रेंटल इनकम कितना आ सकता है, कितना डिस्काउंट वो फ्यूचर इनकम दे सकता है प्रेजेंट वैल्यू में, और तब जाके आप डिस्काउंट करते हैं उस फ्यूचर इनकम को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग अप्रोच से। तो ये अप्रोच तब यूजफुल होता है जब लैंड आपको इनकम जनरेट कर देगा, जैसे आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी। कॉस्ट अप्रोच में आप क्या करते हैं कि उस लैंड को रिप्लेस करेंगे किसी और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे तो उसका कितना कॉस्ट लगेगा। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उस कॉस्ट को आप एडजस्ट करते हैं डेप्रिसिएशन से, जो कि अब टाइम डिक्रीज़ होगा। तो दोस्तों ये जो मेथड्स है इनका जो एक्यूरेसी है वो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है और यूज़ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि आप सेल्स कंपैरिजन मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है पता लगाना कि ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी उस एरिया में जो कि तुरंत बेचा गया हो। यदि आप इनकम अप्रोच को यूज़ करते हैं तो आप फ्यूचर इनकम को एक्यूरेटली एस्टिमेट कीजिए, कितना इनकम आपको फ्यूचर में आएगा। इसीलिए कहा गया है कि इसका मेथड का एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्वालिटी है इन्फॉर्मेशन की। यदि मान लीजिए कि आप कॉस्ट अप्रोच को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा एस्टिमेट होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना होगा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितना होगा। और दोस्तों गवर्नमेंट जो है अपने गाइडलाइन वैल्यू को पब्लिश करती है लैंड के लिए। ये जो वैल्यू होता है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी कितना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा, वेल्थ टैक्स कितना होगा। जैसे मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ द गाइडलाइन वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी में भी देना पड़ता है, राइट, ये बताइए होगा आपको। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड में फिर से बता देता हूँ। रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं कि रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड में दोस्तों क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। सो जैसे मान लीजिए कि आप लैंड का वैल्यू बताते हैं कितना रेंटल इनकम ये जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंपेरेबल प्रॉपर्टी है जिसका सिमिलर रेंटल इनकम है, उसका वैल्यूशन मान लीजिए आपने आज के डेट में किया है वैल्यूशन 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का वैल्यूशन किया है एक सिमिलर रेंटल प्रॉपर्टी का, ठीक है। और जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है बिल्डिंग का उस लैंड पे वो है 1 लाख का वैल्यू। तो जो लैंड का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 लाख का हो जाएगा, क्योंकि 5 लाख का एक कंपेरेबल प्रॉपर्टी है सिमिलर रेंटल इनकम का, उसका वैल्यूशन है किया गया है 5 लाख पे और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है बिल्डिंग का 1 लाख का, ठीक है। तो आपका लैंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 लाख का वैल्यू हो जाएगा। तो ये होता है हमारा रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें आप लैंड के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है बिल्डिंग का उसे सेपरेट करते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द कंपेरेबल प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। दोस्तों ये जो बेल्टिंग मेथड होता है, ठीक है, बेल्टिंग मेथड के अंदर देखिए क्या होता है दोस्तों। बेल्टिंग मेथड में क्या होता है कि आप लैंड को डिवाइड करते हैं बेल्ट में या स्ट्रिप में, ठीक है। देखिए लैंड को आप जो है आपके पास जो ज़मीन है उसको आप बेल्ट या स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक बेल्ट को एक प्रोग्रेसिव लोअर रेट दिया जाता है कितना डिस्टेंस है फ्रंटेज से। जैसे मान लीजिए कि पहला बेल्ट है जो कि फ्रंटेज से नया नज़दीक हो तो उसको पर स्क्वायर मीटर 200 डॉलर दिया जा सकता है, और दूसरा बेल्ट जो कि दूर होगा उसको आप 150 डॉलर दे सकते हैं। तो यही होता है बेल्टिंग मेथड, यानी कि आप स्ट्राइप में डिवाइड करके और फिर लोअर रेट डिसाइड करते हैं कितना फ्रंटेज से दूर है, फ्रंट एरिया से कितना दूर है उस बेसिस पे। एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि आप यूनिट प्राइस को एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर कंपेरेबल लैंड फ्रॉम डेवलप प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि एक नियर बाय प्रॉपर्टी है जिसको 5 लाख में बेचा गया, उसका लैंड एरिया था 500 स्क्वायर मीटर, तो यूनिट प्राइस कितना हो गया 1000 पर स्क्वायर मीटर। तो उस यूनिट प्राइस को अप्लाई करते हैं दूसरे लैंड पे और तब पता लगाते हैं वैल्यूशन। ये होता है हमारा एक्सट्रैक्शन मेथड। तो ये ज़रूरी है कि एक्यूरेसी देखा जाए सभी मेथड का, कितना आपके पास क्या जानकारी है उसे समझने के लिए। दोस्तों एक बार रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड को दोबारा समझते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड से आप लैंड का वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं कितना रेंटल इनकम ये जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई लैंड है उसका वैल्यू आप एस्टिमेट करते हैं कितना रेंट आप इसे जनरेट कर सकते हैं। एक कंपेरेबल प्रॉपर्टी या सिमिलर रेंटल इनकम का उसको वैल्यूशन किया गया है 5 लाख पे। मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर्टी है जिसको आप वैल्यू कर रहे हैं ना, जिसका वैल्यूशन आपको करना है, वैसे उससे सिमिलर एक प्रॉपर्टी है जो कि सिमिलर अमाउंट ऑफ रेंट जनरेट कर रही है और उसका वैल्यूशन किया गया है 5 लाख का, और उस बिल्डिंग का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो है 1 लाख का। मतलब कि उस बिल्डिंग को, ठीक है, मतलब बिल्डिंग जिस लैंड को वैल्यूशन आप कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं बिल्डिंग से, तो कॉस्ट आपको पड़ रहा है 1 लाख का। तो मतलब ये हुआ कि आपको लैंड का वैल्यू बताना है ना, तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है बिल्डिंग का उसको सेपरेट कर दीजिए कंपेरेबल प्रॉपर्टी के वैल्यू से, तो आपको मिल जाएगा लैंड का वैल्यू। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा वो 4 लाख का होगा, ठीक है। तो यही होता है आपका रेंटल कैपिटलाइजेशन। रेंटल कैपिटलाइजेशन में देखा बेल्टिंग मेथड देखा, एक्सट्रैक्शन मेथड देखा, हमने सेल्स कंपैरिजन देखा, इनकम अप्रोच देखा, कॉस्ट अप्रोच देखा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए और क्या क्या कर सकते हैं आप जो है साइट विजिट कर सकते हैं। जब भी आप किसी लैंड के वैल्यू को पता करेंगे, वैल्यूशन करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, साइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू द साइट विजिट आप कर सकते हैं। साइट को विजिट कीजिए और फिर कंपैरेटिव मेथड को यूज़ कीजिए इसके वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव मेथड में क्या होता है कि आप जो है नियर बाय प्रॉपर्टी के सेल्स को देखते हैं, नियर बाय प्रॉपर्टी जो बिका है उसका सेल प्राइस क्या है वो देखते हैं,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, 3 BHK है, ठीक है, एक बिल्डिंग में, उसको बेचा गया दोस्तों 50 लाख पे पिछले महीना। तो वैसा जो सिमिलर 3 BHK रहेगा उसको हो सकता है कि सेम प्राइस पे वैल्यूएशन करें। तो ये जो मेथड होता है दोस्तों कि वैल्यूएशन का, ये यूजफुल होता है रेजिडेंशियल फ्लैट को वैल्यू करने के लिए और ऑफिस यूनिट को वैल्यू करने के लिए अर्बन एरिया में। और दोस्तों बहुत सारे सिमिलर प्रॉपर्टी होते हैं जहाँ पे जो को तुरंत बेचा गया। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी है ये इंश्योर करना कि जो प्रॉपर्टी यूज़ किया जा रहा है कंपैरिजन में वो सिमिलर हो, साइज़ में, एज में, लोकेशन में या दूसरा रेलेवेंट फैक्टर में। जो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा जिससे वैल्यू किया जा रहा है तो वो आपको लेस एक्यूरेट रिजल्ट देगा, ठीक है। अब जैसे देखिए लैंड विद बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो लैंड विथ बिल्डिंग का बात करें दोस्तों तो एक मेथड है जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। कंपैरेटिव मेथड तो मैंने बता ही दिया आपको कि बिल्डिंग उसको वैल्यू करना है। एक है रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी तक आपने लैंड की बात की थी, आप बात कर रहे हैं दोस्तों लैंड विद बिल्डिंग। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी लिया जिसको आपने 1000 रुपया पर महीना के हिसाब से रेंट पे लगा दिया। तो उसका यदि आपको वैल्यू पता लगाना है तो आप क्या करेंगे कि सिमिलर प्रॉपर्टी को देखिए उस एरिया में जिसको भी 1000 रुपया पे रेंट किया गया है। यदि दोनों प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन मान लीजिए कि सेम है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को भी, यदि उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन मान लीजिए 2 लाख है तो आप कह सकते हैं कि आपका भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 2 लाख है। फिर नेक्स्ट है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ये देखिए आप लोग बात करें बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो एक तो बताया आपको कंपैरिजन मेथड, एक बताया आपको रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यूएशन कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिट का वैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए जिसको आप बिजनेस कंडक्ट करते हैं, जैसे होटल या सिनेमाज। इस मेथड में क्या होता है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यू एस्टिमेट किया जा रहा है, नेट प्रॉफिट कितना जनरेट करेगा। जैसे मान लीजिए एक होटल है, उसका नेट प्रॉफिट है 10 लाख रुपया 1 साल में। तो सिमिलर होटल जो उस एरिया में होगा, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन किया जाएगा उनके नेट प्रॉफिट का 10 गुना, तो उसका होटल का वैल्यूएशन हो जाएगा दोस्तों कितना, उस होटल का वैल्यूएशन हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है। तो ये होता है वैल्यूएशन बेस्ड, कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। ये करंट कॉस्ट बताता है किसी बिल्डिंग का, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है, एज क्या है, कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बिल्डिंग है जो कि 10 साल पुराना है, ये ईटा का बना हुआ है, तो आप ऐसे सिमिलर बिल्डिंग को बिल्ड करने का कॉस्ट पता कर सकते हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए, और जो भी डेप्रिसिएशन है उसे सेपरेट करेंगे और तब आप बिल्डिंग के वैल्यूएशन करेंगे। फिर दोस्तों और क्या क्या मेथड है बिल्डिंग का वैल्यूएशन करने का, वो देखिए। तो दोस्तों आपके पास कुछ और मेथड्स हैं। एक तो दोस्तों आपके पास कंपैरिजन मेथड है। कंपैरिजन मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर को बेचना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए